चलिए आपके सामने आज मैं ऐसी शख्सियत से परिचय कराना चाहूँगा जिसकी मिसाल जो है हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। आप हिमांशु पांडा हैं और कुनकुरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके बारे में मैं स्वयं परिचय देना चाहूँगा। हिमांशु जब यहाँ आरएसयू से रविशंकर शुक्ल से एलएलबी कर रहे थे तब उन्होंने जो है यहाँ पर इस संस्था को ज्वाइन किया था। लगभग 2015-16 की आसपास की बात होगी। एक फोटो भी हम लोगों का अभी आया तो उसमें हिमांशु बोला सर मैं भी बच्चा दिख रहा हूँ और आप भी बच्चा दिख रहे हैं उसमें। ठीक है, वो दोनों ही इनोसेंट दिख रहे हैं उसमें। उसके बाद हिमांशु ने अपनी तैयारी लगातार रखी और हिमांशु का चयन इससे पहले 11th रैंक में छत्तीसगढ़ में हो चुका था, पर किसी तकनीकी त्रुटि के कारण, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, उस त्रुटि के कारण हिमांशु का सिलेक्शन जो है हाई कोर्ट ने रोक दिया। इसके लिए हिमांशु आज भी हाई कोर्ट में जो है एक युद्ध लड़ रहे हैं। उसके पश्चात जो है हिमांशु ने ये हार नहीं मानी और इन्होंने राजस्थान का सिविल जज का इंटरव्यू दिया, येलो का इंटरव्यू दिया राजस्थान का। दुर्भाग्यवश 2022 का जो प्री हुआ वो कुछ नंबरों के कारण जो है हिमांशु का नहीं हो पाया और उसके बावजूद भी जो ये खड़े रहे और 2023 का इन्होंने प्री दिया, मेंस दिया और फाइनली 2023 में जो है इन्होंने प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया। मुझे एक बात और आपको बताना गर्व महसूस होगा कि इस दौरान में मैं अक्सर आपसे ये बात करता था कि हमारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं या हमारे नोट्स बन रहे हैं। तो ये उस दौर की बात होगी जब हिमांशु जो है तैयारी कर रहे थे। तो मैंने हिमांशु को एक ऑफ़र दिया, क्या आप हमारे लिए नोट्स बनाएंगे या आप हमारी नोट्स में मदद करेंगे। और तब मैंने उनको ये वादा किया था कि जब ये नोट छपेगा तो उसके नीचे, ठीक है, सहयोग में न्यायाधीश हिमांशु पांडा का नाम रहेगा। अब इसको आप नियति बोले या इसको काल चक्र बोले, नोट्स को बने हुए लगभग हमारे साल 1.5 साल हो गए हैं, पर शायद हिमांशु का मजिस्ट्रेट बनना या न्यायाधीश बनना ये नोट्स के काल चक्र में जुड़ा हुआ था। अगर ये नोट्स पहले पब्लिश हो जाता तो हिमांशु का नाम तो होता, पर शायद न्यायाधीश के रूप में ये नाम लिखना शायद हिमांशु भी बोलता कि सर अभी रहने दीजिए, मेरा नाम मत रखिए। वो नोट्स भी काल चक्र के साथ जुड़ा हुआ है और हिमांशु का वो नोट्स इंतजार कर रहा है जब भी इस एकेडमी का नोट्स बनेगा, सहयोग और संकलनकर्ता के रूप में हिमांशु का नाम आएगा। अभी तक यहाँ पर जो है आपने कैंडिडेट और अभ्यर्थी जो है इनकी कहानी सुनी है। मैंने कल भी आपको कहा था इनकी जवानी से जो है इनकी खुद की कहानी सुनिए, क्या संघर्ष रहा, कैसा रहा, और उस दौर के बारे में भी बताइए जहाँ पर जो है इन्होंने वो 2 साल 3 साल जो उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है और उसके साथ जो है इस एग्जाम को निकाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु पंडा है, जैसे सर ने बताया, और मैं अपनी तैयारी कॉलेज के ही टाइम से डिसाइड करके रखा था। जब मैं कॉलेज 4th ईयर में था, ये बात है सितंबर 2017 की, तो मैंने सर को ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं सही मायने में आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोग भी एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके होंगे बहुत से लोग, एक चीज़ होता है बेयर एक्ट जिसमें कि हर एक चीज़ लिखा होता है बेयर एक्ट में, जो कोमा होता है या जो प्रोविजो क्लॉज होता है। 3 साल तक कॉलेज में मैंने कॉलेज पास किया, कई बार टॉपर भी रहा, और लेकिन मेन चीज़ जो मुझे सीखने को मिली वो यहाँ कोचिंग आकर सर से मिली कि बेयर एक्ट का एक एक वर्ड, एक एक जो उसमें कोमा है, हर एक चीज़ का क्या मीनिंग होता है। तो सही मायने में मैं अपने सक्सेस का खास चीज़ सर को समर्पित करता हूँ कि जिस तरीके से सर ने पढ़ाया, क्योंकि एक गुरु के उसके बिना नहीं हो सकता सफलता। सर ने जिस तरीके से मुझे बताया चीज़ों को, सर जिस तरीके से पढ़ाते थे, और बहुत अच्छा सेशन एक हमारा रहता था सैटरडे वाला, जिसमें कि सर क्वेश्चंस पूछा करते थे, और वो एक तरह से इंटरव्यू की भी तैयारी थी, जहाँ बच्चे डरे हुए होते थे और एक अलग माहौल रहता था, लेकिन लाइन से सभी को कहने का अवसर मिलता था। तो इंटरव्यू की तैयारी वहीं से साथ में चलती थी। तो छत्तीसगढ़ का मैंने सबसे पहले जो एग्ज़ाम दिया था, जैसा सर ने बताया, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ये बैच था 2020 का। तो उसमें मैंने सिक्योर किया था 12th रैंक, और उसमें मेंस में मेरा था 2nd हाईएस्ट था, और इंटरव्यू जुड़ के 12th रैंक था मेरा। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ की वजह से कह सकते हैं कि स्टे ऑर्डर आया कोर्ट का। तो मुझे भी ये चीज़ लगा कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ हुआ है। तो हाई कोर्ट का भी मैंने कई बार चक्कर काटा, लेकिन आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं लगातार मेहनत करता रहा और मैं हमेशा सर से मार्गदर्शन लेता रहा, और साथ में मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जिसके फलस्वरूप मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन ये जर्नी जैसा दिखता है इतना आसान रहा नहीं है। मैंने बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। मैंने मध्य प्रदेश का सिविल जज 2 बार मैंने दिया,
जिसमें कि मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम। तो मेंस में ये चीज़ होता है, आप में से हो सकता है कई सारे लोग मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप जब मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता चलता है कि आंसर राइटिंग वहाँ पे बहुत है। तो आंसर राइटिंग में मेरे साथ क्या गलती हुई थी सर, टाइम मैनेजमेंट का, कि मैं सही समय पर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वहाँ से मुझे सीख मिला, फिर सर से मैंने मार्गदर्शन भी लिया। सर ने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत खास रोल है। अगर हम सारे क्वेश्चंस, हम कई बार ऐसा होता है ट्रांसलेशन को लोग पूरा नहीं कर पाते यहाँ जजमेंट अच्छा करने के चक्कर में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रांसलेशन भी अच्छे से कंप्लीट करना होगा यहाँ। तो मध्य प्रदेश का मेरा वो जो अटैम्प्ट था बहुत अच्छा, जब मैंने आरटीआई से कॉपी निकलवाई तो पता चला अच्छा मार्क्स मैंने पा रहा था, लेकिन लास्ट में 15-20 नंबर का मेरा रह गया था, जो कि बहुत कम समय में मैंने अटैम्प्ट किया। तो उससे सीख मिली कि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट। नॉलेज सभी के पास होता है, बट सबसे मेन चीज़ है आपका एग्जीक्यूशन, कि आप समय पर चीज़ों को सही तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो उस पर मैंने वर्क किया उसके बाद से, और मध्य प्रदेश का मैंने अभी वाला भी मेंस दिया, बट ड्यू टू सम रीज़न, अभी हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने दिया होगा, तो उस पर मेंस में अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले को लेके है। तो अब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि फाइनली मैं अपने स्टेट में सेलेक्ट हुआ हूँ। और इसी बीच राजस्थान का जेएलओ का भी एक एग्ज़ाम होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर। वो एग्ज़ाम होता है जिसमें कि प्री एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, और प्री का मार्क्स जुड़ता है, जैसे यहाँ एडीपीओ में होता है। तो प्री का जो मार्क्स होता है उस पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और 2 दिन में वो 12 घंटे का पेपर होता है, 4 पेपर्स होते हैं 150-150 नंबर के। तो उसमें मैंने एक अच्छा अनुभव लिया, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ पे कुछ मार्क्स से मेरा रह गया, तो वहाँ मैंने असफलता देखा। तो एक ऐसा समय से मैं गुजरा हूँ जहाँ मैं छत्तीसगढ़ सिविल जज में फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं दूसरे स्टेट में जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, मध्य प्रदेश का मेंस मैं नहीं निकाल पाया। इस बार का मेंस तो अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो सर ने बताया बीच में, उसी समय पे मेरा विवाह था, जो मेरी शादी हुई जस्ट उसके 2 दिन बाद प्री का एग्ज़ाम था। और मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने मेंस प्री के लिए जो माइनर एक्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेजर एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, वो बिल्कुल एक नया वो था जहाँ पर 70% क्वेश्चंस माइनर एक्ट से थे, सीपीसी जैसे सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ पढ़ना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज लगाना होगा प्री पास करने के लिए। तो उसके बाद और सर से मैं लगातार जुड़ा रहा, भले अभी ऑफलाइन माध्यम से नहीं, 2019 के बाद ये मेरा अभी आना हुआ है। और मैं हर रोज़ ये सोचता था, जब बैठता था, जब मैं ऐसे देखता था कैंडिडेट्स को आके, जब वो बताते थे अपने सक्सेस के बारे में, कि कब वो समय आएगा कि उस सीट से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों का भी जल्दी ये समय आए, और अगले जो होने वाला है 57 पोस्ट, उसमें आप सभी सेलेक्ट हुए। इसी बीच जो मैंने राजस्थान का सिविल जज का एग्ज़ाम दिया था, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा, कई सारे लोगों को, कि अब जीके भी जुड़ गया, अब काफ़ी टफ हो गया है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट थोड़ा हुआ है। 50 नंबर का अब जीके भी आना है। बट अगर आप सभी स्टेट्स की तैयारी देखते हैं, तो आप मध्य प्रदेश देखें तो वहाँ जीके इंग्लिश कंप्यूटर ऑलरेडी था, जिसमें कि एमपी जीके के साथ साथ बाकी भी था। राजस्थान का अगर आप देखते हैं तो प्री में जीके नहीं है, लेकिन 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी है, 15-15 नंबर के। तो वो सब चीज़ की तैयारी करते करते फाइनली अब छत्तीसगढ़ के इसमें मैं आता हूँ। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है कि 50 नंबर का जीके आ रहा है, कैसा होगा, क्या होगा। और सर इतने अच्छे हैं, सर की फैकल्टीज इतने अच्छी हैं, सर लोग इतने अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, और मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ। बाकी आप लोग अब पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। देखिए, मेंस में जो मैं करता था, जैसे डेट नहीं आया है एग्ज़ाम का, तो उस समय मैं लिखते रहता था ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि सबसे पहले चार्ज राइटिंग पे मैं फोकस करता था, क्योंकि आपका चार्ज सही बनना बहुत ज़रूरी है कि आप सही दिशा में जाएं। और दूसरी चीज़ होता है कि जजमेंट में आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है। मार्शलिंग एप्रिशिएशन पे सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देता था, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स उसी के होते हैं, क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो सबके तो मार्क्स डिसाइडेड होते हैं, वो सभी को मिलना है। बट मार्शलिंग एप्रिसिएशन पे आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे कंप्लीट करना। आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ होता होगा कि क्रिमिनल जजमेंट 90 मिनट लग रहा है, कुछ को 100, किसी को 2 घंटा लग जा रहा है, 100 मिनट 2 घंटा ऐसा। तो आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जिससे कि आपकी कैपेबिलिटी और एनहेंस हो सके, जिससे कि आप समय पे कंप्लीट कर सकें अपने आंसर्स को। और ट्रांसलेशन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग सॉल्व कीजिए, अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसलेशन होते हैं वहाँ के भी सॉल्व कीजिए, और सबसे मेन बेर एक्ट भी सॉल्व कीजिए आप लोग। तो मेंस का मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही रहता था। और जब एग्ज़ाम आ जाता था
तो उस समय पे मैं सबसे मेन चीज़ करता था उस पर सर के तो जो क्वेश्चंस लेते थे, स्लॉट लगवाते थे सर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। सर के स्लॉट के साथ साथ मेरी वाइफ भी मेरे लिए क्वेश्चंस फ्रेम किया करती थी, तो उस पर भी मैं वर्क करता था डेली। मतलब मेरा कम से कम एक स्लॉट तो लगाना ही है। तो मेंस में मेन स्ट्रेटजी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें और समय पे कंप्लीट कर सकें। देखिए, पेपर में ऐसे देखें तो 180 मिनट आपको मिलता है, जिसमें कि आपको पढ़ने में ही 10 से 15 मिनट आपका चला जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा एग्जाम में। जैसे आप अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ फटाफट हो जा रहा है, मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ समय पे। बट जब आप एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल नया क्वेश्चन होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चार्ज कौन सा लगेगा, कौन सा ऑफेंस बन रहा है। तो आपको सबसे मेन चीज़ करना है कि हड़बड़ा के लिखना स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि इस बार बहुतों के साथ गलती हुई, नया पैटर्न आया, जैसे राजस्थान में पैटर्न है, वहाँ लिमिटेड स्पेस मिलता है, उतने में आपको आंसर लिखना है। छत्तीसगढ़ में भी इस बार ये पैटर्न आया, तो बहुतों ने ये चीज़ गलती कर दिया कि सिविल में क्रिमिनल लिख दिया, क्रिमिनल में सिविल। तो आपको वहाँ बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा कि मुझे समय पे कंप्लीट करना है बोल के मैं पहले फटाफट लिखना स्टार्ट ना कर दूँ। पेपर अच्छे से पढ़ें और समझें उस चीज़ को कि मुझे क्या लग रहा है, अब क्या मैं इसको शुरू कर सकता हूँ। मैं अपना स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा जो मैं सोच के गया था। नॉर्मली क्या होता है कि हर किसी का क्रिमिनल अच्छा होता है और सिविल भी अच्छा होता है, लेकिन एक लगता है कि क्रिमिनल में ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं क्रिमिनल से स्टार्ट करूँगा सोचा था, लेकिन जब मैं पेपर पढ़ा, क्रिमिनल भी पढ़ा, सिविल भी पढ़ा, फिर समझ आया कि दोनों में थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मैंने अपने दिमाग को समय देने के लिए पहले ट्रांसलेशन किया कि ट्रांसलेशन से शुरुआत करते हैं। तब तक ट्रांसलेशन के साथ साथ एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका क्वेश्चन भी चल रहा होता है कि क्या सही सेक्शन लग सकता है। तो आप लोग पेपर को देख के एनालाइज करें कि क्या सही रहेगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आप सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने सर से ही क्लासेस लिया था। जो कुछ भी था रेगुलर, जो सर जो कुछ भी बताते थे, और यहाँ जो मॉक होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऑफलाइन आके आप लोग को ज़रूर देना चाहिए, और साथ साथ ऑनलाइन भी जब भी अवसर मिले। तो इंटरव्यू के लिए मेन मैं ये ध्यान देता था कि जो लॉ है वो तो मैं इतने साल से पढ़ ही रहा हूँ, तो उसका मैं रिवीजन करता था। लेकिन उससे ज़्यादा जो अभी की घटनाएँ हो रही हैं, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, तो इंटरव्यू में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। जैसे अभी कई बार कहा जाता है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों का होता है नॉर्मली पढ़ नहीं रहे होते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम पे चलो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ पूछा जाएगा तो पढ़ लेते हैं लास्ट 10-15 दिन। तो आप लोग वो चीज़ मत कीजिए, न्यूज़पेपर को ऐसा लोड मत लीजिए। आप लोग उसको नॉर्मली पढ़ते जाइए, भले आप उसको फ़ोन के किसी ऐप से पढ़ लीजिए या किसी भी माध्यम से, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या क्या घटनाएँ हो रही हैं। तो इससे क्या रहेगा, आप एक जागरूक नागरिक होंगे। जो चीज़ होगा, जैसे इंटरव्यू में मुझसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है, उस पर मैंने बताया। और अब ये चल रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन उस पर थोड़ा आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पे जज हैं और आप इस चीज़ को किस तरीके से डील करेंगे। तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि आपको उस समय पे क्या आंसर याद आ रहा है और किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले प्री पे ध्यान दीजिए कि प्री निकलना बहुत ज़रूरी है। तो प्री पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए। अगर मैं बुक्स के बारे में बताऊँ तो बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे परीक्षा मंथन है, हिंदी वालों के लिए घटना चक्र है, तो मैं घटना चक्र भी सॉल्व करता था, परीक्षा मंथन भी, राहुल मिश्रा भी। तो इंग्लिश वालों के लिए ऐसा लगता है कि हिंदी वाले को हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहते हैं, बट आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जब आप हिंदी सॉल्व करते हैं इंग्लिश वाले, तो आपका ट्रांसलेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। जो वर्ड्स आप देखते हैं हिंदी में, आपके मन में आएगा ये शब्द का मतलब क्या है, तो फिर आप उसको सर्च करेंगे या तो आप बेरेक्ट में देखेंगे। तो एट द सेम टाइम आपका क्या होगा, हिंदी का भी आपका ट्रांसलेशन अच्छा होता जाएगा। तो आप ये सारे बुक्स सॉल्व कीजिए, तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा प्री के लिए। और मेंस का वही है कि पहले प्री पे ध्यान देते हुए, और मेंस में जो भी समय मिलेगा उस समय पे मेंस का। लेकिन मेंस का कुछ चीज़ को लेते हुए चलना है आपको साथ में, कि मेंस में क्या सिलेबस है, किस तरीके से होता है, चार्जेस कैसे बनते हैं। तो कुछ चीज़ों को साथ साथ में लेते हुए चलिए। लेकिन डेट आने के बाद, जैसे कम समय मिल रहा है, 2 महीना 2.5 महीना है, तो पूरा प्री में ही झोंक दीजिए खुद को। ट्रांसलेशन का मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स का पेपर सॉल्व करता था। जैसे मध्य प्रदेश का हो गया या किसी और स्टेट में ट्रांसलेशन आता है, उसको सॉल्व करता था। और उसको सॉल्व करते करते मैं एक और चीज़ स्टार्ट किया, वो डेली बेसिस पे एक इंग्लिश और एक हिंदी ट्रांसलेशन। कुछ भी रैंडम सेक्शन पकड़ लिया, ऊपर हेडिंग डालता था सेक्शन 54 CRPC, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब इंग्लिश आप डायरेक्ट से पढ़ रहे हैं, हिंदी आप खुद से लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद चेक कर रहे हैं आप, तो डे बाय डे आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होते जाएगा। आप उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार होना है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेरेक्ट फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दीजिए, तो आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ करता था, जिसमें मेरी वाइफ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी
कि एक बार आप सेलेक्ट हुए हो, मतलब आप में वो पोटेंशियल है, आप आगे भी हो सकते हो। और आप एक बार सेलेक्ट हुए हो, ये तो मेरे साथ है, आप लोग किसी के साथ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन एक बार हो गया तो फिर उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए बस यही चीज़ करना है, आप इन लोगों के बारे में सोचें जो यहाँ आके बोलते हैं। और दूसरी चीज़, जो यहाँ से बने हैं, यहाँ इतने सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, ये सब आप ही के स्टेज से होके गुजरे हैं। कईयों ने बहुत साल मेहनत किया, 8 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए, जैसे मैं फर्स्ट टाइम बना था उस बार। इवन अभी भी कई लोग होंगे सर ऐसे जो फर्स्ट टाइम में बने हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अरे इतने पुराने लोग का नहीं होता है, हमारा कैसे होगा, हमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ एग्जीक्यूट क्या करके आते हैं वो मैटर करता है, और मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क। एट द सेम टाइम लक का भी साथ देना ज़रूरी है, मेहनत के साथ लक। तो आपको दोनों चीज़ जब मिल जाता है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजी मैं ये रखता था कि एक माइनर तो डेली मुझे करना ही है साथ में, और एक मेजर और एक माइनर। जैसे आप सीपीसी पकड़ लिए, जैसे तो ये डिसाइड किए जैसे 2 दिन में सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अगर एग्जाम में टाइम है तो 2 दिन में आपने सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जैसे 75 तक कर लिया, फिर 76 से आगे दूसरे दिन आपने कर लिया। तो वो एक फेज़ हो गया आपका चल रहा है। साथ साथ में माइनर, जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप 2-3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ा है तो, रिवीजन वाले टाइम पे। तो ऐसे ऐसे एक एक सब्जेक्ट लेते चलता था, माइनर और मेजर साथ में। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आप जो टारगेट ले रहे हैं उसको आप अकम्प्लिश जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप टारगेट लिए हैं इतना पढ़ने का, बट वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगा। तो उसको आपको ध्यान देना है कि डे बाय डे आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखना है, और अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो जैसा कि अभी हमने हिमांशु के संक्षिप्त जीवन को, उनके खुद के जवानी सुना, और उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया, ये हमने अभी देखा। इस बीच में उनकी जो पत्नी है शिवांगी सिंह, वो भी इस इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा रही है, और वो भी जो है यहीं बैठ के पढ़ती थी। और आज भी मैंने इसलिए बोला कि आप वहाँ बैठ के थोड़ा सा सुनिए, आपको शायद वाली फील आए कि हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मैं शिवांगी को जो है यहाँ बुलाना चाहूँगा, और उनसे भी हिमांशु के संघर्ष की कहानी जो है सुनना चाहेंगे कि कैसे हिमांशु ने अपने आप को उस समय सकारात्मक रखा और किस तरह से जो है इस मुकाम को हासिल किया। मैं इनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने आफ्टर मैरिज काफ़ी अप्स डाउन्स देखे। मतलब कोई भी लड़की ऐसा नहीं देखना चाहेगी, वो सब चीज़ मैंने फेस किया है। बट इनकी एक खासियत थी कि ये कभी डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड नहीं लगे मुझे। ऐसा कई बार होता था कि मैं अपसेट रहती थी, बट ये मुझे मोटिवेट करते थे, और कई बार होता था कि ये अपसेट हैं तो मैं इन्हें कर रही हूँ। तो हस्बैंड वाइफ का यही रिलेशन है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। कुछ चीज़ें अचानक से स्मरण में आई, तो हिमांशु के बारे में मैं एक चीज़ और बताना आपसे भूल गया। हम लोगों के टेस्ट सीरीज बहुत मतलब चर्चा में रहते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना काल में जो हम लोगों को 2 साल मिला, तो हमने अपने आप को बहुत अपडेट किया। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो 14 दिन मैंने जितना वर्क टेस्ट सीरीज के लिए किया उतना कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हॉस्पिटल में अपने अलावा कोई नहीं। टेस्ट की जब बात आती थी तो हर टेस्ट में एरर होता, और कुछ ना कुछ एरर ऐसे होते थे जो एक क्रेडिबिलिटी को जो है सबके सामने प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगा देते। तो हिमांशु से मेरी बात हुई, हिमांशु ने बोला सर इस प्रश्न में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, और उस समय ये तैयारी कर भी रहा था। तो हिमांशु ने निस्वार्थ जो है, जब हमारे टेस्ट सीरीज चलते थे या टेस्ट सीरीज होते थे, तो उस समय ये कह लें कि हिमांशु उस पेपर को पहले सॉल्व करते थे, उसमें क्लरिकल एरर, आंसर एरर, वो सारी चीज़ें बताते थे, और उसके बाद जो है हम उसको ठीक करते थे, और ठीक करने के बाद हम उसको अपलोड करते थे। अब ये कम शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा, पर मेरी और हिमांशु की जब भी मीटिंग होती थी, क्योंकि हम लोग फ़ोन में बात होती थी, तो एटलीस्ट हम लोग शुरुआत करते थे 11:30-12 बजे, और ये ख़त्म होते होते लगभग 2 से 3 बज जाते थे। ठीक है, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम होता नहीं था, तो ये फिक्स था, और बाकायदा फ़ोन में तय होता था कि सर कितने बजे बैठना है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे से ज़्यादा सिंसियर जो है वो हिमांशु होता था, और सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर की कर्सी बोल दीजिए या बाउंडिंग बोल दीजिए, जिससे हम लोगों ने काम किया। तो मैं मतलब दिल से हिमांशु को धन्यवाद दूंगा, थैंक्स कहूँगा। तो जब अगर आपके साथ नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं तो उस समय को आप बिताएं और अपने लक्ष्य के लिए उन योजनाओं को और सशक्त करें। मैं इतना ही कहूँगा
कि अगर ऐसा कभी दौर आता है तो हिमांशु ने जो किया वो ये था कि अपने आप को दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम में उसने अपने आप को झोंक दिया या अपने आप को वहाँ पर इन्वॉल्व किया, जिससे एक लंबा समय एग्ज़ाम में हिमांशु का चला गया, कट गया। और छत्तीसगढ़ कब आया और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ इसने दिया, तो उस बीच में इसकी जो योजनाएं थी वो योजनाएं इसको यहाँ तक लाई। और मैं आज अपनी मतलब रियलिटी बताता हूँ, मैं हिमांशु के साथ इतना अटैच क्यों रहा। शायद ये शिवांगी नहीं समझ पाएगी क्योंकि हमारी बातें कभी उसने इतनी नहीं, या हो सकता है समझ भी जाए, क्योंकि जो दौर ये शादी के बाद या जी रहा था तो मुझे लगता था कि ये दौर मैंने भी जिया हूँ। और मुझे किसी ने उस समय मनोबल या मुझे सहारा नहीं दिया, तो कम से कम मैं अगर इसके साथ जुड़ जाता हूँ किसी भी तरीके से, मैं इसकी कुछ भी मदद कर दूँ, चाहे इसको सकारात्मक बातें करके, चाहे इसे मोटिवेट करके, या किसी भी तरह से जुड़ता हूँ, तो शायद मेरे लिए जीवन में कुछ मैं बेहतर कर पाऊँगा, ये सोचता था। ये आज मैं आपको जो है हिमांशु के सामने और शिवांगी के सामने सच बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रगल भी दिखाई देता था। आज हिमांशु जो सक्सेस हुआ है, इसके पीछे इनके माता पिता, ठीक है, शिवांगी के माता पिता, ईश्वर का योगदान बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो इन दोनों ने अपने आप को कभी हारने नहीं दिया। ये इनके जीवन की सही कहानी है, ठीक है। आज तक जो है हमने इस संस्थान में केवल एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति का सम्मान किया है, आज हम जो है 2 का सम्मान करेंगे, हिमांशु के साथ साथ शिवांगी का। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे कपल या ऐसे जो है जोड़े हमारे सामने हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है उस संघर्ष के साथ। संजय, और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशु से कि तुम तो आज जो है इस मुकाम को हासिल कर लिए हो, और इस मंच में अगली बार शिवांगी जज बन के आए, ठीक है। बस यही कहूँगा हिमांशु से कि तुम्हारा साथ उसने विपरीत और विषम परिस्थितियों में दिया है, अब तुमको उसको जज बनाना है। कम से कम मैं इतना जो है तुमसे ये अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे फ़ोन करना। तो फिर से मैं हिमांशु और शिवांगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दोनों की लड़ाई को शुभकामनाएं देता हूँ, नतमस्तक करता हूँ कि आज जो है इन लोगों ने ये मुकाम मिलकर हासिल किया। ये लड़ाई ना अकेले हिमांशु की थी, ना ये लड़ाई अकेले शिवांगी थी, ये लड़ाई दोनों की थी, इनके परिवार की थी, परिवार के हर एक सदस्य की थी। तो सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं।